नमस्कार दोस्तों, मैं जगमोहन आज फिर स्वागत करता हूं आपका एक नई सीरीज में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टैट की सीडीपी, यानी कि किसी भी टैट एग्जाम में जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है। आज इस सीरीज का हमारा पहला लेक्चर है और पहला लेक्चर हमेशा इंट्रोडक्टरी होता है। देखिए, किसी भी टैट एग्जाम में आप देखते हैं कि जो मेजर पार्ट होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड या पेडागोजी से रिलेटेड आता है। और कहीं ना कहीं जब इतना मेजर पार्ट किसी एग्जाम में आता है तो ये आपकी सक्सेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप इन सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपके आपके सफल होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो बिना देर किए हुए पहले समझते हैं कि जो साइकोलॉजी है, यानी कि जो मनोविज्ञान है, वो क्या है। राइट। तो साइकोलॉजी को अगर आपको किसी एस्टेट के लिए, सी टैट के लिए, किसी रीट एग्जाम के लिए, किसी भी टैट एग्जाम के लिए, किसी भी स्टेट का कोई टेट एग्जाम है, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, उसके लिए जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं, देखिए किसी टीचर के लिए सिर्फ एग्जाम को क्रैक करना इट इज नॉट ओनली अ सब्जेक्ट। राइट। ये कला है। अगर आपको साइकोलॉजी आती है तो ही आप टीचिंग में अपना बेस्ट दे पाते हैं। यानी कि अब आप देखिए, कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, किसी बच्चे को एक टॉपिक सीखने में 20 दिन लग जाते हैं, 2 दिन लग जाते हैं, उसको 4 बार बताना पड़ता है। सो रिपीटेडली वो चीजें हमें करानी पड़ती हैं। तो ये जो ये स्टडी ऑफ बिहेवियर है, यानी कि बच्चा अपने एनवायरनमेंट में किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, इस पढ़ाई को ही मनोविज्ञान कहते हैं। और आई थिंक आप समझते होंगे कि साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको हर बच्चे का जो दिमाग है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसकी पढ़ाई आनी बहुत जरूरी है। राइट। सो इसलिए कहते हैं टीचिंग में सिर्फ कंटेंट देना सब कुछ नहीं होता है। तो प्लीज आप इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ना समझें, आप इसको एक आर्ट समझें जो आपकी जरूरत है। राइट। ये किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोई एक पार्ट नहीं है। आप सिर्फ इसको एक पार्ट मत समझिए, ये आपका एक लाइफ का पार्ट है, एक लाइफ स्किल है। राइट। चलिए, तो सबसे पहले मैं किसी भी सीरीज को स्टार्ट करते हुए हमेशा एक बात बोलता हूं। आप मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या, अगर आपको पहाड़ चढ़ना है तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या चाहिए। ये पहला सवाल मेरा आप सबसे है। अभी आप कमेंट बॉक्स देखेंगे तो कमेंट में आपको इतने सारे जवाब मिलेंगे कि सर, पहाड़ पर चढ़ने के लिए मुझे रस्सी चाहिए, मुझे ट्रेनिंग चाहिए, मुझे खाना चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए, टीम चाहिए। लेकिन एक जवाब कभी भी नहीं मिलता। वो जवाब है कि माउंटेन चाहिए, यानी कि पहाड़ चाहिए। तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए सबसे पहले पहाड़ चाहिए होता है। एंड इन द सेम वे मैंने आपके सामने ये पहाड़ लिखा है कि हाउ यू नीड टू टैकल इट। आप उसको समझिए कि किस किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। जरूरी नहीं है ये रोड मैप सबका एक जैसा हो। मैंने इस तरीके से क्लासीफाई कर दीजिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने इस तरीके से क्लासीफाई किया है, तो ऑब्वियसली मैं इसी तरीके से आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा और इसको बहुत कॉन्साइज करूंगा। राइट। कंटेंट ऑलरेडी आपको प्रिपेयर्ड मिलेगा, तो ज्यादा लिखने में हमारा समय जाएगा नहीं। तो जल्दी जल्दी हम सारी चीजों को क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे, रैप अप करेंगे, और हम जल्दी से कवर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड द लास्ट इज पार्ट 5। मैंने इस तरीके से आपको डिवाइड किया, जो आपके दिमाग में आज एक क्रिएट हुआ कि हमें 5 टुकड़ों में इस डीपी को पढ़ना है। और सबसे पहले पार्ट में मैंने कुछ टॉपिक डाले हैं: चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इंटेलिजेंस, लर्निंग, सोशलाइजेशन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। अब जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, ठीक है, ये जितने टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ये सबसे ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक हैं। उसके बाद आप कुछ डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ते हैं, आप किसी से भी सुनेंगे, जब भी आप सीडीपी पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे तो आपको एक बात सुनने को मिलेगी कि हम पियाजे पढ़ रहे हैं, है ना, कॉल्सबर्ग पढ़ रहे हैं, हम वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो पढ़ रहे हैं हम। तो इस तरीके से बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट आए और उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी, किस किस संदर्भ में दी, किस किस टॉपिक्स पे उन्होंने अपनी थ्योरीज दी। सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। देन पार्ट 3 के अंदर कुछ एक ऐसे कॉमन टॉपिक्स जो आपको सुन के भी ऐसा लगेगा कि यार सच में इनकी भी पढ़ाई होती है ना। तो देखो, पर्सनालिटी, थिंकिंग, मोटिवेशन, क्रिएटिविटी, मेमोरी, एडजस्टमेंट, डिसेबिलिटीज, काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज, सॉरी, एटीट्यूड, हैबिट, इमोशंस, तो द स्टडी ऑफ इमोशंस। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला आपके लिए कि किस किस तरीके से चीजों की डेवलपमेंट हुई और हर तरीके की पढ़ाई हमने की हुई है। उसके बाद एनसीएफ, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की,
और आगे भी जो डेवलपमेंट्स हुई प्लस इवैल्यूएशन। देखिए मैं मानता हूं कि इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन किसी भी टीचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपने पढ़ा दिया, अगर आपने इवैल्यूएट नहीं किया तो आपका करा कराया सब आपने खो दिया। ठीक है, तो आप प्लीज ये ध्यान रखिए कि इवन ड्यूरिंग द टीचिंग आप किसी को भी पढ़ा रहे हैं, अगर आप इवैल्यूएशन पार्ट को वीक रख रहे हैं तो आप कितना भी अच्छा पढ़ा लीजिए, आपका हमेशा नेगेटिव ही जाएगा। राइट, सो इवैल्यूएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसमें क्या मेथड्स हैं, कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं, वो हम सब पढ़ने वाले हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, टीचिंग्स एंड लर्निंग। इसमें कुछ साइंटिस्ट जैसे पावलो और ये थॉर्नडाइक, ये आपने सुने होंगे, तो इनकी थियरीज हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, इस टुकड़े को मैं अलग से आपके सामने एक पूरी प्लेलिस्ट, इसकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, एक प्लेलिस्ट में इसकी भी बना दूंगा, एक इसकी और एक इसकी, तो 4 प्लेलिस्ट हमने बना दी। उसके बाद एक कलेक्टिव प्लेलिस्ट भी हम बना देंगे जिसमें ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पार्ट, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। राइट, चलिए, तो सबसे पहले देखिए, अब मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, है ना। लेकिन मन मन को समझा नहीं जा सकता। तो जब भी किसी फील्ड की, किसी साइंस की जब डेवलपमेंट होती है तो उसमें बहुत सारे फेजेस आते हैं। एम आई राइट? जब किसी भी फील्ड की पढ़ाई होती है तो उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स आते हैं। कुछ थियरीज पहले मानी जाती थी, बाद में उनको इग्नोर किया गया, उनको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, ये सारी स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले साइकोलॉजी आप देख रहे हैं, यहाँ आपके सामने लिखा है कि जो साइकोलॉजी है ये 2 वर्ड से बना है, साइकी एंड लोगोज। लोगोज एक रूट वर्ड है। लोगोज हमेशा अध्ययन को दिखाता है, पढ़ाई को दिखाता है, यानी कि लोगोज मीन स्टडी। अब साइकी मीन सोल, तो आत्मा की स्टडी। अब लिटरल मीनिंग देखे तो यही बना, राइट। लेकिन एक्चुअल में आप एक बार इसका लिटरल जो मीनिंग है, जो वर्ड को देख के आपको समझ में आ रहा है, आप उसको हटा दीजिए। अगर आप खुद से सोचेंगे, खुद सोचेंगे कि आपकी लाइफ में व्हाट डू मीन बाय साइकोलॉजी, आप किसी काम को करते हैं तो आप क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकली ऐसा है। मींस आपका सोचने का तरीका, आपका करने का तरीका, आपका बिहेव करने का तरीका, थिंक, लर्न, आप समझते कैसे हैं, आप याद कैसे करते हैं, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, साइकोलॉजी में आती है। तो द बेसिक मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ए पर्सन, where you study how that person thinks, how that person remembers, how that person interacts with the environment, how that person learns. Okay, so that is the study of psychology. Then देखिए, अगर आप किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट से, किसी भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट से पढ़ेंगे, अब आपने अपने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है, ठीक है, तो किसी सब्जेक्ट में बहुत कुछ भी होता है, लेकिन हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपके सामने इस कंटेंट को अरेंज करके खड़ा हूं। अब यहां मैंने कहा थिंक, लर्न, अंडरस्टैंड, इंटरेक्ट, रिमेंबर। हर सब्जेक्ट की एक भाषा होती है, उस भाषा के साथ जितना जितना आप फ्रेंडली हो जाएंगे आपको वो सब्जेक्ट उतना आसान लगेगा। राइट, अब यहां आप सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ साइकोलॉजी की कुछ डेवलपमेंट्स लिखी, साइकोलॉजी की कुछ डेवलपमेंट्स मैंने लिखी। सबसे पहले 16वीं सेंचुरी में माना गया कि दैट इज द स्टडी ऑफ सॉल। और आपने सुना होगा जिसको अरस्तु बोलते हैं, यानी कि एरिस्टोटल, राइट, एरिस्टोटल को फादर ऑफ साइकोलॉजी माना गया है। और ऐसे ही अलग अलग जो एजुकेशनल साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, तो इन सब साइकोलॉजी के अलग अलग जो है वो फादर हम कॉल करते हैं। थॉर्नडाइक को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर बोलते हैं। ये धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी। आज बहुत ही इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, बहुत इंट्रोडक्टरी, पहले आप डेवलपमेंट समझिए। ये सब फैक्चुअल डाटा है, यू नीड टू रिमेंबर इट। समझने की बात क्या है कि सबसे पहले 16वीं सेंचुरी में माना गया कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, दैट मीन्स आत्मा की स्टडी है। लेकिन बाद में इसको नकार दिया गया कि नहीं, साइकोलॉजी इज नॉट द स्टडी ऑफ सोल। द बेसिक पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि उसको क्यों इग्नोर किया गया, क्यों उसको अडेप्ट नहीं किया गया, क्यों उसको माना नहीं गया। आप समझिए, अगर आप किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं तो कभी ना कभी तो आपसे सवाल पूछा जाएगा ना, कहाँ है, कैसे देख सकते हैं इसको, कैसे माप सकते हैं इसको। तो ये जो आत्मा शब्द है, ये आत्मा शब्द एक काल्पनिक शब्द है। और इस काल्पनिक शब्द को आप सोचिए, अगर आपसे कोई पूछे बताइए आत्मा का है, चलो आत्मा पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं।
एक लैब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो यू कैन नॉट. इफ एनीथिंग विच कैन नॉट बी एक्सपेरिमेंटेड, if anything which cannot be measured, if you cannot feel it, if you cannot see it, so that means that is not the right parameter to study something. वो पढ़ने का सही तरीका नहीं है. तो ऑब्वियस यहीं पे जो स्टडी ऑफ सोल थी उसको हमने नहीं माना. और उस वक्त में यानी कि 16th सेंचुरी में जो एरिस्टोटल साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने ये भी माना कि साइकोलॉजी कोई अलग पढ़ाई नहीं है, दैट इज द पार्ट ऑफ फिलोसफी. सो दैट इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी. जो मैंने लिखा है ये इस संदर्भ में लिखा है कि इसको ब्रांच ऑफ फिलोसफी ही माना गया. तो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट कि किसी भी पैरामीटर को अगर आपको लेना है पढ़ने के लिए, तो ऐसे आप कोई भी पैरामीटर नहीं उठा सकते हैं, राइट. उसको फील भी किया जाना चाहिए, उसको देखा भी जाना चाहिए, है ना. उसको पढ़ा भी जाना चाहिए, उसको लैब में एक्सपेरिमेंट करना हो तो कर सकते हैं, उसको देखा जाना चाहिए, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, है ना. बट सोल कैन नॉट बी. तो दैट्स व्हाई दैट थियरी वाज टोटली इग्नोर्ड. देन आफ्टर द स्टडी ऑफ माइंड. अब माइंड मतलब लोग इसको मस्तिष्क भी बोलते हैं, लोग इसको मन भी बोलते हैं. अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी मन को देखा है? नहीं. तो फिर आप इसको पढ़ कैसे सकते हैं? सो मन कैन नॉट बी स्टडीड. सो मन को भी नहीं देखा जा सकता, ना फील किया जा सकता, राइट. अब आपको लैब में एक्सपेरिमेंट करना है, ना आप वो कर सकते हैं. सो सिंपल इन द सेम वे इस फिलोसफी को भी हटा दिया गया कि स्टडी ऑफ माइंड इज नॉट द साइकोलॉजी. देन आफ्टर, अच्छा, इसके लिए कुछ साइंटिस्ट हुए, साइकोलॉजिस्ट हुए. इमैनुअल कैंट, लॉक, लिबनीज, होब्स, ये इन इस पढ़ाई के सपोर्टर थे. यानी कि स्टडी ऑफ माइंड को साइकोलॉजी बोला गया, तो ये कहते थे हाँ सही बात है. अब साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. चेतना, जिसको हिंदी में चेतना बोलते हैं, कि जो साइकोलॉजी है वो चेतना है, कॉन्शियसनेस है. अब कॉन्शियसनेस को क्यों नकारा गया, इसको क्यों नहीं माना गया? तो जैसे आप बाद में पढ़ते हैं, फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ते हैं, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस के बारे में बताया गया. तो वो फ्रॉइड कहते हैं कि कॉन्शियसनेस तो हमारे दिमाग में सिर्फ 1/10 है, यानी कि 1/10 पार्ट ऑफ आवर माइंड इज द कॉन्शियस ओनली. बाकी सब अनकॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है. सब कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड. सो हाउ कैन यू क्लासिफाई दैट द कॉन्शियसनेस is the psychology? if you are if you are understanding only 1/10 part of something, how can you claim that you are studying the whole part? So that's why the consciousness was, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ कवर होंगी, लेकिन सिर्फ इसको ऐसा बोलना, सिर्फ इसको ऐसा बोलना, सिर्फ इसको ऐसा बोलना गलत है. अब यहाँ ये साइंस ऑफ बिहेवियर में 20th सेंचुरी में जेबी वॉटसन ने, विलियम मैकडूगल जो हुए हैं, स्किनर हुआ है, सब ने, इवन जो जेन पियाजे आप पढ़ते हैं, इन सब ने बिहेवियर को आधार बनाया और कहा कि स्टडी ऑफ बिहेवियर. अब देखिए, बिहेवियर को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. किसी बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो आप उसको देख सकते हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी नेचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना. तो ये सारे काम, इवन ए बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड, कैन बी एक्सपेरिमेंटेड, कैन बी मेजर्ड, राइट. इन सारे पैरामीटर्स में बिहेवियर फिट होता है. तो इसलिए द स्टडी ऑफ बिहेवियर इज द साइकोलॉजी. सो आपको एक सिंपल भाषा में शब्द समझ में आना चाहिए कि बिहेवियर की पढ़ाई करना ही क्या होता है, साइकोलॉजी होता है. और बिहेवियर में सब कुछ आता है. दैट मीन्स आप अपने जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. जो सराउंडिंग होता है, जिसकी तरफ हमारी सेंसेस रिस्पॉन्ड करती हैं, उसको बोलते हैं स्टिमुलस. स्टिमुलस इज द सराउंडिंग एनवायरनमेंट टुवर्ड्स व्हिच आवर सेंसेस रिस्पॉन्ड. सो आई थिंक आपको ये समझ में आया. कुछ फैक्चुअल डाटा मैंने यहाँ लिखा है. ये वर्ड सबसे पहले रोडोल्फ गोकल ने कहा, टर्म किया था. सबसे पहले रोडोल्फ गोकल ने इस साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया 1590 में. साइकोलॉजी को पढ़ने की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, इवन बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. मैंने कुछ ब्रांचेस यहाँ पे लिखी है: क्लिनिकल, कम्युनिटी, काउंसलिंग, एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल, मिलिट्री, एवरीथिंग, है ना. आप देखते हैं, आप हर डिपार्टमेंट में एक साइकोलॉजिस्ट होता है,
राइट। अगर आप किसी लीगल डिपार्टमेंट में जाएंगे तो लीगल साइकोलॉजी एक अलग है ना, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी एक अलग है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एक अलग है, बच्चों की साइकोलॉजी एक अलग है। सो इस तरीके से साइकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज है, लेकिन आपका इन सभी का एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कुछ फैक्ट्स मैंने आपके सामने लिखे। सोशल साइकोलॉजी के जो फादर है वो है कर्ट लेविन। जो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं उनको, उनका नाम है एरिस्टोटल। देन आफ्टर the first man who used this word psychology was Rudolf Gokel in the 1590। और फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी थॉर्नडाइक, इसको तो आप पढ़ेंगे ही, है ना। और लर्निंग की जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे तो थॉर्नडाइक को हम पढ़ते हैं। उसके बाद आता है, उसके बाद सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम देख लेते हैं, किस किसने कैसा कुछ कहा। ये बहुत इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, प्लीज मैं आपको बार बार कॉल कर रहा हूँ ये सारी बातें, ठीक है। तो आप इसको 2 की स्पीड पे, 2x की स्पीड के ऊपर आप जल्दी जल्दी से इसको देख सकते हैं। वुडवर्थ, स्टडी ऑफ एक्टिविटीज विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, दैट मींस व्हाट एक्टिविटीज आई एम डूइंग, मैं किस तरीके की एक्टिविटीज कर रहा हूं एनवायरनमेंट में, उन सब की स्टडी करना ही साइकोलॉजी है। वुडवर्थ ने ऐसा कहा, तो कहीं ना कहीं दैट इज द बिहेवियर, राइट। उसके बाद स्किनर आते हैं। स्किनर ने कहा स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, आदमी अपने तजुर्बों का पुतला होता है ना, आदमी अपने बिहेवियर का पुतला होता है ना। तो बिहेवियर ही सब कुछ दिखाता है, बिहेवियर ही आपकी अपब्रिंगिंग दिखाता है, बिहेवियर ही आपका एनवायरनमेंट दिखाता है, बिहेवियर ही आपका फ्रेंड सर्कल बताता है, बिहेवियर ही आपके स्टडी ऑफ सोर्सेज बताता है, सब कुछ। सो दैट इज, स्किनर ने कहा स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस है। जेम्स ने कहा कि डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, ये फिर वही उसी बात पे आ गए कि कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करना, कॉन्शियसनेस को डिस्क्राइब करना इज द साइकोलॉजी। बट दैट वाज नॉट accepted by the theory of behaviorism। जो आपने बिहेवियर को पढ़ा, आपने कहा नहीं ना सोल है, तो इसका मतलब देखिए किताबों में क्या लिखा जाता है कि साइकोलॉजी ने यानी कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा को खोया, फिर मन को खोया, फिर चेतना को खोया, और फिर उसको क्या मिला, व्यवहार, बिहेवियर। और उसके बाद यहां आते हैं सेंट्रोक। सेंट्रोक ने कहा स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड द मेंटल प्रोसेस, किसी भी काम को करने के लिए आपके जो मेंटल प्रोसेसेस है उनकी स्टडी करना इज नोन एज दी साइकोलॉजी। फिर क्रॉ क्रॉ है, इन्होंने कहा स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, एंड दिस रिलेशनशिप में भी, ये रिलेशनशिप आपका एनवायरनमेंट के साथ हो सकता है, ये रिलेशनशिप आपका किसी लिविंग नॉन लिविंग की तरफ इंटरेक्शन किस तरीके का आ रहा है वो हो सकता है। सो दैट इज ऑल ह्यूमन बिहेवियर एंड द रिलेशनशिप्स। देन आफ्टर, यहाँ पे कुछ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी एस्टैब्लिश हुए, यानी कि अब सोचिए स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइंस, स्कूल्स। अब स्कूल्स क्या है, एक फिलॉसफी, एक विचारधारा होती थी, मतलब उस विचारधारा में क्या माना गया, साइकोलॉजी को क्या माना गया। तो यहाँ सबसे पहले स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हम फिनिश करेंगे, उसके बाद मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, फिर हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि संरचनावाद। अब संरचनावाद में इन्होंने कहा कि इसको इंट्रोस्पेक्शनिज्म भी बोला जाता है। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, जब अपने अंदर झांक के देखते हैं, आप अपनी खुद की पढ़ाई करते हैं कि आज सुबह मैंने किस किस से बात की, है ना, मुझे उससे ये बात करनी नहीं चाहिए थी, और इसका कंक्लूजन मैं निकाल रहा हूं कि कभी भी ऐसे इंसिडेंट में मैं आगे से ऐसे बातें नहीं करूंगा। दैट मीन्स दैट इज द इंट्रोस्पेक्शन। हर इंसान रात को बेड पे लेटते हुए सोचता है ना कि आज मेरा दिन कैसा गया, तो दैट इज द इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स अंदर झांक के देखना, राइट। अब देन एक्सपेरिमेंटलिज्म, इन स्ट्रक्चरलिज्म को, संरचनावाद को इंट्रोस्पेक्शनिज्म बोला गया, एक्सपेरिमेंटलिज्म बोला गया। अब ये कुछ फैक्चुअल डाटा है, ये विलियम वुंड थे, ये इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बोला जाता है, यानी कि सबसे पहले साइकोलॉजी को लैब में एक्सपेरिमेंट करने वाले कौन थे, विलियम वुंड थे। और ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये किन्होंने कहा था, बाय एडवर्ड टिचनर। सो टिचनर ने कहा स्ट्रक्चरलिज्म, ये उनकी फिलॉसफी थी। और लैब में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने वाले कौन थे, विलियम वुंड थे। विलियम वुंड, विलियम वुंड, विलियम वुंड ने सबसे पहले क्या कहा, उन्होंने लैब में एक्सपेरिमेंट किया। अब ये देखिए जो साइकोलॉजी लैब है वो इंडिया में सबसे पहले एन सेन गुप्ता ने इंट्रोड्यूस की थी कोलकाता के अंदर, राइट। अब यहां देखिए ये जो साइकोलॉजी लैब है सबसे पहले जर्मनी में, ये लैप्जिग सिटी है, वहां पे ये लैब खोली गई थी। उसके बाद
यहाँ पे फोकस ऑन डिफरेंट ब्रेन एलिमेंट्स एंड देयर कैपेसिटीज। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, किसकी क्या क्या कैपेसिटीज हैं, ये सारे इस स्कूल्स में पढ़े गए, यानी कि इन लैब्स में इस ब्रेन के एलिमेंट्स की पढ़ाई करी गई। उसके बाद उसके बाद सेकंड स्कूल आता है फंक्शनलिज्म, यानी कि जिसको कार्यवाद बोलते हैं। यहाँ पे फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी बोला जाता है विलियम जेम्स को। तो विलियम जेम्स इज द फादर ऑफ फंक्शनलिज्म। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी, प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी, लोगों को समझाने के लिए। एक किताब टाल्ट टू टीचर भी है जो इन्होंने लिखी थी। स्टडी द मेंटल प्रोसेसेस। मेंटल प्रोसेसेस यहाँ लिखा है मैंने, व्हाट डू पर्सन डू, आदमी क्या करता है और किसी काम को क्यों करता है, ये सारी जो मेंटल प्रोसेसेस हैं इनको पढ़ाई करना इज फंक्शनलिज्म, राइट। एंड दैट वाज गिवन बाय विलियम जेम्स। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी के को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, तो विलियम जेम्स थे। उससे पहले आपने देखा कि स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर एडवर्ड टिचनर आए, और फिलोसफी की सबसे पहले जो लैब एस्टेब्लिश की थी वो किसने की थी, विलियम वुंड्स ने की थी। उसके बाद बिहेवियरिज्म, ये तो देखिए ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब पूरी फिलोसफी में पढ़ना ही है। हमने अभी तक के लेक्चर में 2-3 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में हमने क्या पढ़ा, हमने कहा ना सोल को माना गया, ना ना माइंड को माना गया, ना आपकी कॉन्शियसनेस को माना गया। किसको माना गया, बिहेवियरिज्म को। तो बिहेवियरिज्म को सपोर्ट करने वाले साइकोलॉजिस्ट ज्यादा थे। सो यहाँ पे बाय जेबी वॉटसन, वॉटसन ने कहा। अच्छा, कुछ सपोर्टर्स थे जैसे थॉर्नडाइक, अब बाद में आप देखेंगे जिसने कैट पे स्टडी की, पावलो ने डॉग पे की, स्किनर ने रैट पे की, टॉलमैन थी, ये कुछ थियरीज थी, हमें धीरे धीरे आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि बिहेवियरिज्म को सपोर्ट करने वाली जो थियरीज थी, those theories were given by Thorndike, Pavlov, Skinner, Tolman। अब सारे के सारे बिहेवियर, ऑल बिहेव, ये क्या लिखा है मैंने, हर स्कूल ऑफ फिलोसफी में एक इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई, वो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है। जैसे यहाँ पे आपने देखा पीछे आपने क्या देखा, फोकस्ड ऑन डिफरेंट ब्रेन एलिमेंट्स एंड देयर कैपेसिटीज। देन आफ्टर बिहेवियरिज्म के अंदर ऑल बिहेवियर्स आर लर्नड, ऑल बिहेवियर्स आर लर्नड, all behaviors are learned through interaction with the environment through a process। आप 1 महीना मुंबई रह के आइए, आप 1 महीना दिल्ली रह के आइए, 1 महीना केरल में रह के आइए, आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगे, तो दैट मीन्स आपके एनवायरनमेंट से आपके बिहेवियर पे बहुत फर्क पड़ता है। उसके बाद रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलस। देखिए यहाँ पे ना एक ब्लैक बॉक्स करके एक टर्म यूज हुई थी कि हमें नहीं पता क्या हो रहा है, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एनवायरनमेंट की तरफ, बीच में क्या हो रहा है दैट वाज नॉट नोन। उसको उन्होंने क्या बोला, ब्लैक बॉक्स बोला, लेकिन बाद में इसको व्हाइट बॉक्स भी बोला गया जब आप दूसरी थियरीज पढ़ते हैं। हेरिडिटी टोटली इग्नोर कर दी थी इस थियरी ने, आप ये जरूर ध्यान रखें कि द हेरिडिटी पैरामीटर वाज टोटली इग्नोर्ड बाय बिहेवियरिज्म। इन्होंने टोटली किस पे रिलाई किया था, एनवायरनमेंट पे। तो जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसा बिहेवियर होगा। उसके बाद उसके बाद सबसे पहले यहाँ आते हैं गेस्टल्ट साइकोलॉजी। ये एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है शेप, राइट। जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है शेप। वैसे ही जैसे एक इंपॉर्टेंट लाइन स्कूल ऑफ फिलोसफी में थी, द होल इज मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। जो पूरा होता है वो उसके टुकड़ों से ज्यादा होता है। तो इसका मतलब फाउंडेड बाय मैक्स वर्दिमर। जो मैक्स वर्दिमर थे उन्होंने इस साइकोलॉजी को फाउंड किया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, कॉलर, कॉफका और ये कर्ट लेविन, यानी कि ट्रिपल के, ये तीनों के तीनों साइकोलॉजिस्ट इस थ्योरी को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। यहाँ पे कुछ प्रेडिक्शंस को लेके इनका जो आधार था वो था कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो द प्रेडिक्शंस एंड द कॉन्शियसनेस, ये सब किस में आता है, गेस्टल्ट साइकोलॉजी में आता है। उसके बाद कॉग्निटिविज्म। अब देखिए कॉग्निटिविज्म यानी कि कॉग्निजेंस, अब इसका मतलब है संज्ञानवाद, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। तो यहां इसको कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोला जाता है, और यहीं से आपको पूरी साइकोलॉजी का पूरा रोड मैप समझ में आता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म में आप कॉग्निटिव भी पढ़ते हैं और सोशल भी पढ़ते हैं। कॉग्निटिव मतलब दैट इज रिलेटेड टू माइंड, एंड सोशल दैट मीन्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, द सराउंडिंग्स। तो जैसे वाइगोस्की और पियाजे जो आप थियरीज पढ़ते हैं, वो कॉग्निटिव से पियाजे और सोशल से वाइगोस्की।
ये बाद में हम पढ़ेंगे, जस्ट आप समझ लीजिए कि जो कॉग्निटिव वाली जो स्कूल थी उसको कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोला गया। फादर कौन थे? जीन पियाजे थे, लेकिन ये थ्योरी किसने दी थी? ब्रूनर ने। और देन आफ्टर इसके अंदर व्हाइट बॉक्स बोला गया। क्या बोला गया कि भाई ऐसे थोड़े ना होता है कि कुछ हुआ ही नहीं और कुछ आपका रिस्पॉन्ड आ गया। तो कहीं ना कहीं जो मेंटल प्रोसेसेस हो रहे हैं, दे आर गोइंग इनटू द माइंड एंड दैट इज द कंप्यूटर। सो यहाँ पे बोला गया कि जो माइंड है दैट इज द कंप्यूटर, यू आर गिविंग सम इनपुट, यू आर गेटिंग सम आउटपुट। तो आप इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट मिल रहा है। सो उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। बीच में आप जो बोल रहे थे कि हमें मालूम ही नहीं क्या हो रहा है ऐसा, तो इन्होंने बोला कि उसके अंदर जो मेंटल प्रोसेसेस हो रहे हैं दैट इज बीइंग कंपेयर्ड टू द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जैसा ही है हमारा माइंड। उसके बाद मेंटल प्रोसेसेस की पढ़ाई करी गई। और ये देखिए, स्टडी ऑफ अटेंशन, लैंग्वेज, मेमोरी, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, ये सारी की सारी पढ़ाई किस में आती है? कॉग्निटिविज्म में आती है। राइट? कॉग्निटिविज्म इज द क्लासिफिकेशन अंडर द कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं कॉग्निटिव एंड द सोशल। द कॉग्निटिव पार्ट इज समवेयर रिलेटेड टू माइंड। ऑल द एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू माइंड, दैट इज क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसीव करना, अटेंशन देना, भाषा, ये थॉट प्रोसेस, ये सब कॉग्निटिविज्म है। एंड दैट इज अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी हम जो बाद में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा जो स्कूल था ये कॉग्निटिविज्म पे था। उसके बाद लास्ट साइको एनालिसिस, ये सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। और इसमें कुछ जो मैं अभी बता रहा था कि कॉन्शियसनेस को क्यों नहीं माना गया, तो फ्रॉइड ने कहा कि 3 लेवल हैं, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस। सो जो हमारा माइंड है उसके अंदर कॉन्शियसनेस 8% है, सबकॉन्शियस 2% है और अनकॉन्शियस 90% है। राइट? उसके बाद ह्यूमैनिज्म है, ये अब्राहम मास्लो, जिसको फादर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म कहा जाता है, इन्होंने इसके बारे में पढ़ाया ह्यूमैनिज्म के बारे में। और ह्यूमैनिज्म जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में बात करता है कि इंडिविजुअल जो विल है, इंडिविजुअल की स्टडी करना, उसकी पर्सनैलिटी पढ़ना, है ना, उसकी उसके सारे बिहेवियर को, इंडिविजुअल बिहेवियर को पढ़ना इज द ह्यूमैनिज्म। देन आफ्टर द लास्ट पॉइंट इज द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए दिया। एक ऑब्जर्वेशनल है, भाई आप ऑब्जर्व करके चीजों को पता लगा पा रहे हैं। देन केस स्टडी है, आपने एक केस स्टडी तैयार की जैसे आप एग्जाम्स में देखते हैं, ताकि बच्चे का सोचने का तरीका आपको समझ में आया। तो केस स्टडी ये क्लिनिकल मेथड की कैटेगरी में आता है और इसमें पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है, आप डायरेक्ट ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, और साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हो सकता है, जो आईक्यू के टेस्ट होते हैं आपके, तो उसमें भी हम साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हम यहाँ ले सकते हैं। इंटरव्यू है, इंटरव्यू कैन बी क्लिनिकल, कैन बी रिसर्चल, देन डायग्नोस्टिक हो सकती है, डायग्नोस कर सकते हैं हम, देन सिलेक्शन, देन दी फोकस्ड। अब ये कुछ इंटरव्यू की कैटेगरी है। सर्वे मेथड होते हैं, सर्वे में आप ऑब्वियसली सर्वे करते हैं, है ना, आप अपने सराउंडिंग का सर्वे कर रहे हैं और उसके बिहाफ पर आप सारे फैक्ट्स जो ऑब्जर्वेशन है वो निकाल रहे हैं। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंटल होता है। एक्सपेरिमेंटल, जब भी कोई आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली वेरिएबल्स की तो बात करेंगे। वेरिएबल्स मतलब किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं करता है ना। तो इस तरीके से 3 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कंट्रोल वेरिएबल्स। इंट्रोस्पेक्शन, ये विलियम वुंट ने और टिचनर ने दिया। ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है बिहेवियर स्टडी का। इंट्रोस्पेक्शन तो फिर आप समझते ही हैं, इंट्रो मीन्स खुद का, जो खुद के अंदर झांक के देखना इज द बेस्ट वे टू स्टडी द साइकोलॉजी। राइट? तो किसी के अंदर झांक के आप देख रहे हैं, किसी के अंदर झांक के देखने का मतलब क्या है? उसकी उसकी जो आदतें हैं आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। वो किसी से बात कैसे कर रहे हैं आप उनको देख रहे हैं, है ना। आप वो किसी प्रॉब्लम को ज्यादा हाइपर होके रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि सिंपली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप वो देख रहे हैं। So that is all about the introspection. So that was the today's class. आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अब धीरे धीरे मैंने आपको रोड मैप समझाया कि किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको दिख गया कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन थे, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन थे, फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी कौन थे, साइकोलॉजी वर्ड आया कहाँ से, किस तरीके से डेवलपमेंट हुई, कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स आए, सबकी थियरीज अलग थी, कोई कुछ मानता था, कोई कुछ मानता था। सो ये सब हमने पढ़ा। तो लेक्चर लंबा ना हो इसलिए आज हम इसको यहीं फिनिश कर रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आपके फायदे के लिए मैं बता रहा हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यू विल फाइंड दी वेरी वेरी यूनिक कंटेंट, राइट। बहुत पक्की पकाई चीजें मैं आपको देने वाला हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने इसको पैदा किया है, कहीं ना कहीं मैं भी इसको इकट्ठा कर रहा हूँ, कहीं कहीं ना कहीं से मैं इस कंटेंट को तैयार कर रहा हूँ, आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो अगर कम शब्दों में और बहुत जल्दी कम समय में आपकी चीजें पूरी हो रही हैं, तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना चाहिए, राइट। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए एग्जाम इंडिया से। आप किसी भी एग्जाम के बारे में, किसी भी एग्जाम के बारे में हमारे से पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में पूछिए, आप मेल डाल के पूछिए, आपका रिस्पॉन्ड जरूर होगा, राइट। हमारा पर्सनल नंबर हम अभी नहीं दे रहे हैं, लेकिन टिल देन आप टेलीग्राम चैनल, सारे लिंक्स, इंस्टाग्राम चैनल, सब के लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो प्लीज फॉलो अस। थैंक यू वेरी मच। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।